नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। आज समाजशास्त्र की नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संस्था, इंस्टीट्यूशन। पिछली क्लास में समुदाय, कम्युनिटी और समिति, एसोसिएशन पर हम लोगों ने बात की और उस चैप्टर को कंप्लीट किया। आज संस्था कंप्लीट करेंगे और संस्था के साथ ही फिर समिति और संस्था को एक साथ मिलके देखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो संस्था शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल जो बनता है वो ये है कि संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो यहाँ से सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया। इसके बाद संस्था समनर ने जो है, समनर, WG समनर, विलियम ग्राहम, ही वॉज अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। इनकी किताब एक है फोकवेज, 1906 में लिखी गई है। इन्होंने संस्था को व्यापक रूप से प्रस्तुत और इसके महत्व को स्पष्ट किया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और संस्था को समझेंगे कि संस्था शब्द, जब हम संस्था बोलते हैं तो उससे पहले वो कितने चरणों से होकर गुजरता है। कोई शब्द, संस्था सडनली नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे एक इतिहास होता है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। वस्तुतः संस्था और समिति, इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को संस्था कहते हैं। नियम एवं कार्य प्रणालियां चूंकि अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए संस्था भी अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो संस्था नियमों कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जो कि अमूर्त होती है। इसका सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, शब्द का प्रयोग। लेकिन WG समनर जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस पर विस्तार से इसके उद्विकास पर बात की। तो हम लोग पहले ये समझ लें कि संस्था एग्जैक्ट है क्या। आम बोलचाल की भाषा में, जिनमें कई सारे लोग संस्थाओं का प्रयोग करते हैं, आज संस्था ऐसा हो गया। कई बार आपने सुना होगा कि भारत में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप लेता जा रहा है ना, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब, जब ये कहा जाए कि संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इसका मतलब वो वेल प्लान्ड और उसकी कार्य प्रणाली पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है। तो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, मैकायर पेज ने कहा कि संस्था, हम लोग डेफिनेशन और इसकी जो विशेषताएं हैं इस पर बात में करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं संस्था क्या है। संस्था का उद्विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। समनर, WG समनर, इन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज,
फोकवेज में इन्होंने संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है। ये कहते हैं कि संस्था तक पहुंचने से पहले अगर इसके इवोल्यूशन को देखा जाए, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, तो इनका कहना है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है, और उस विचार पर जब वो काम करना शुरू करता है, तब जाके काफ़ी समय बाद जब उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है विचार की, आइडिया की, और आइडिया लगता है कि सक्सेस हो रहा है, तो फिर उसकी सामू यानी और लोग भी उसे देख के उसकी पुनरावृत्ति करने लगते हैं। इसको विकास का एक चरण बताया है इन्होंने, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संस्था का सबसे पहला चरण क्या है। तो सबसे पहला चरण है आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित एक विचार, एन आइडिया, है ना। ये सबसे पहला स्टेप है। तो जब किसी के मन में कोई विचार आता है, अभी इसके एग्जाम्पल्स को देके क्लियर करेंगे। तो जब व्यक्ति उस विचार को, उसकी क्रिया करता है, बार बार क्रिया करता है, उसकी आदत पड़ जाती है। यानी कोई विचार आया, उस पर आपने एक्ट करना शुरू किया, और बार बार उसकी पुनरावृत्ति की, यानी रिपीट किया बार बार, अगेन एंड अगेन, तो उसकी आदत बन जाती, व्यक्तिगत आदत बन जाती है, यानी किसी व्यक्ति की आदत। और जब वो आदत किसी व्यक्ति की ऐसी है, इसको दूसरे लोग देख के अगर फॉलो करने लगे, अपनाने लगे, और सभी लोग जब उसी की पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो आदत जो है कालांतर में क्या हो जाती है, जन रीति बन जाती है। फोकवेज, आइडिया, उसकी विचार की पुनरावृत्ति, यानी बार बार, अगेन एंड अगेन, कोई आइडिया अगेन एंड अगेन इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसको लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं, और फिर और लोग भी उसको अपनाने लगते हैं। तो जब और लोग भी अपनाते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। सेकंड स्टेप हो गया इसका। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, वो जो हैबिट है उसकी सामूहिक पुनरावृत्ति, यानी और लोग भी उसे देख के उसका अनुसरण करने लगते हैं। समूह के, समाज के, समुदाय के लोग उस चीज को कॉपी करने लगते हैं। सारे लोग कॉपी करते हैं जब, तो उसकी सामूहिक पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी ग्रुप उसको फॉलो करने लगता है, तो वो फोकवेज यानी जन रीति बन जाती है। ठीक है। अब ये शब्द जो है आते हैं जगह जगह, ये कहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल होगा, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कब हमें संस्था शब्द इस्तेमाल करना है, कब जन रीति, कब प्रथा, कब आदत। तो वेरी फर्स्ट स्टेप आइडिया, आदत, दूसरा विचार, सबसे पहला स्टेप विचार, दूसरा है आदत, जब उसकी पुनरावृत्ति होती है, और जब आदत की सामूहिक पुनरावृत्ति होती है, कलेक्टिव, तब जाके ये जन रीति बन जाती है, फोकवेज बन जाती है। और जन रीति में जब जन रीति बहुत समय हो जाता है और उसको बहुत सारे लोग अपनाने लगते हैं, फिर उसमें समाज की मान्यता जुड़ जाती है, सामूहिक अनुभव और मान्यता, यानी लोग उसको एक तरीके से सैंक्शन कर देते हैं समाज के लिए, हाँ ठीक है ये चीज़, और सब लोग उसको अपनाते रहते हैं, और पिछले उससे देखते हैं कि भाई कई सालों से चल रहा है ये ऐसा है और ये ठीक भी है। तो जो मान्यता जुड़ जाती है समाज के लोगों की सहमति, तब जाके वो प्रथा बन जाती है। कस्टम, कस्टम जो है इसका चौथा चरण है, फोर्थ स्टेज है। जनरीति, जनरीति में जब अतीत के अनुभव, ये आप कह सकते हैं पीछे कई सालों के जो अनुभव हैं लोगों के, एक्सपीरियंसेस, और प्लस मान्यता,
जब जुड़ जाती है तब जाके वो कस्टम कहलाता है, प्रथा कहलाती है। प्रथाओं के बारे में एक बात है कि ज़्यादातर यानी अधिकांशतः अधिकांशतः मेजॉरिटी में ये नकारात्मक होती है, प्रथाएं नकारात्मक होती हैं, यानी इनका जो चरित्र है, इनका जो करैक्टर है, जो उनका नेचर है, वो नेगेटिव होता है अधिकांशतः। जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, हेड हंटिंग, फीमेल इन्फेंटिसाइड और वाइफ लैंडिंग, इस तरह की बहुत सारी कस्टम्स हैं। तो वो ज़्यादातर उनका प्रभाव क्षेत्रीय होता है और वो नकारात्मक ज़्यादा होती है, ये इनकी विशेषता है एक तरीके से। प्रथा को जब समूह की, मैं यानी सारी प्रथाएं, सारी नहीं, मैंने कहा अधिकांशतः नकारात्मक होती हैं, लेकिन कुछ प्रथाएं जिनमें सामूहिक स्वीकृति यानी जिनको समाज पूरी तरह स्वीकार करता है और उनमें जन कल्याण की भावना जुड़ जाती है प्लस बाध्यता, फोर्सफुली। बाध्यता यानी ऐसी प्रथाएं, जनरली प्रथाओं में बाध्यता नहीं होती, लेकिन जब प्रथाएं समूह कल्याण के लिए, उसमें समूह कल्याण यानी ग्रुप ग्रुप वेलफेयर जो है, ग्रुप वेलफेयर की ये जो है ग्रुप वेलफेयर की भावना, ये मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लस बाध्यता, ये दो चीज जब होंगी तब इसको हम लोकाचार यानी मोर्स कहेंगे। मोर्स जन कल्याण की भावना किसमें, कस्टम्स में, यानी वो प्रथाएं जो सकारात्मक हैं और जो समाज के लिए आवश्यक हैं और उनसे समाज को ऐसा लगता है कि ये समाज के लिए जरूरी है, इसमें समाज के कल्याण की भावना छुपी हुई है और उसमें थोड़ा सा समाज में दबाव होता है लोगों के पास। बाध्यता का मतलब क्या है कि लोगों दबाव महसूस करते हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो लोगों के दबाव, बाध्यता, मजबूरी है, आपको ऐसा करना ही करना है, तो उसको लोकाचार, इसको रूढ़ियां भी कहते हैं कहीं कहीं, रूढ़ियां कहते हैं। आप बड़े रूढ़िवादी भाई, यानी लोग कुछ ऐसा काम करने से डरते हैं कि वो लोग कहेंगे अरे बड़े रूढ़िवादी हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो समाज से बहिष्कृत होने की संभावना रहती है, लोग करते हैं इस तरीके से काम। नेक्स्ट, जब लोकाचार यानी रूढ़ियां, रूढ़ियां या लोकाचार एक ही शब्द है, ये एक ही बात है, इंग्लिश में याद रखिएगा मोर्स, इसको इंग्लिश में मोर्स कहते हैं। लोकाचार में, लोकाचार का जब एक निश्चित ढांचा, एक निश्चित फॉर्मेट बन जाए, उसकी एक वर्किंग प्रोसीजर बन जाए, उसकी एक सामाजिक संरचना स्थिर हो जाए लोकाचार की, कि कैसे क्या करना है, इसमें क्या तरीका होगा ऐसे, तो वो जाके फिर जब उसका निश्चित ढांचा बन जाता है तब उसको संस्था कहते हैं। यानी लोकाचार निश्चित नियम एवं कार्यप्रणाली, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, डेफिनेट एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस का, देन वी कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन, इसका अगर हम एवोल्यूशन देखें तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग, द फर्स्ट स्टेप इज आइडिया, देन सेकेंड स्टेप इज हैबिट, थर्ड स्टेज फोकवेज, फोर्थ स्टेज कस्टम, फिफ्थ स्टेज इसकी है मोर्स, देन इंस्टीट्यूशन। आइडिया, हैबिट, फोकवेज, कस्टम, मोर्स, इंस्टीट्यूशन, इस पे कई सारे सवाल बनते हैं। एक तो इनका क्रम पूछा जाता है, दूसरा अक्सर सवाल रूढ़ियों से पूछा, प्रथाओं से, रूढ़ियों से। तो आपको ये इनका सीक्वेंस याद रखना है कि कब किसको क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए
हम लोगों ने देखा कि संस्था के उद्विकास के चरण जरूरी नहीं कि हर आइडिया संस्था तक पहुंचे। कुछ आइडिया आदत बन के रह जाते हैं, उनको सामूहिक स्वीकृति नहीं हो पाती है। कुछ केवल आइडिया बन के रह जाते हैं, है ना। कुछ व्यक्ति की केवल आदत, जैसे कोई बार बार सिर खुजलाता है, कान खुजलाता है, उसे लगता है कान में लकड़ी डाल के साफ करने से उसे अच्छा लग रहा है, तो ये एक ऐसी उसकी आदत है, डेली जब तक नहा के आएगा कान में डाल के साफ करेगा तब तक व्यक्ति को चैन नहीं आएगा। या कुछ लोग खाना खाने के बाद दांत एक टूथपिक लेके दांत साफ करते हैं, है ना। ये सब वो व्यक्तिगत आदत है। अब आप देखिए, जैसे सभी लोग सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या करते हैं, फ्रेश होने के बाद ब्रश करते हैं। जनरली सभी लोग ऐसा करते हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया होगा, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग कंदमूल फल खाते थे या शिकार करते थे, कच्चा मांस। उस समय अगर आप शुरुआत में देखें, नवपाषाण काल से पहले अपर पैलियोलिथिक एज में अग्नि का आविष्कार हुआ। उससे पहले का जो लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक से पहले लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक का एज है, वहाँ तक कच्चा ही मांस खाते थे। तो जब कोई व्यक्ति कच्चा मांस खाएगा, उसके मुंह में फंसा रहेगा, मुंह में स्मेल आती होगी, गंदे संदे रहते होंगे उस समय। फिर किसी के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि क्यों ना कोई ऐसा लकड़ी की एक दातून टाइप की बनाई जाए, उससे दांतों को साफ किया जाए। तो किसी व्यक्ति ने शुरुआत की होगी इसकी, और वो शुरुआत में लोगों ने देखा वो, हाँ इसके दांत ज़्यादा साफ लग रहे हैं, चमक रहे हैं, तो लोगों ने भी और करना शुरू कर दिया होगा। पेड़ से कोई एक लकड़ी तोड़ी, दांतों से चबाया, एक ब्रश जैसा बनाया, मुंह में साफ किया, पानी से साफ कर लिया। आज भी गांव में ये प्राचीन चीज़ देखी जा सकती है, दातून करते हैं लोग, है ना। तो वो आइडिया आया होगा, और वो आइडिया को लोगों ने अपनाया तो आदत बन गई होगी सुबह सुबह। अब आदत कैसी है कि जब तक ब्रश नहीं करेंगे तब तक कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। ये सबकी, और सबको लगा ये ठीक भी है, ये जरूरी भी है, बाध्यता नहीं है इसमें कुछ भी। ना कुछ ऐसा हो रहा कि समाज कुछ कहे अगर आप बिना ब्रश करे कुछ खा लेंगे, पी लेंगे, ऐसा तो नहीं है समाज आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ये जनरली आदत, व्यक्तिगत आदत, उसके बाद एक जन रीति बन जाती है। अब ये ब्रश करना जो है जन रीति है। अब आप इसका और दूसरी चीज देखिए कि शुरुआत में, हाँ, जन रीति तक मान लीजिए पहुंच गए। फिर कुछ आता है कि भाई महिलाएं जो हैं समाज में, बेटियां घर की इज्जत मानी गई हैं। क्यों मानी गई है? क्योंकि जैसे घर में लड़का है और एक लड़की है, अगर लड़की के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो पूरे घर को शर्मिंदगी होती है। माता पिता, भाई बहन, सब लोग परेशान हो जाते हैं, और समाज उनको ऐसी दृष्टि से देखता है जैसे ये सारे के सारे अपराधी हैं और इन्होंने उस लड़की को कोई संस्कार नहीं दिए। इस डर से लोग लड़कियों के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। और इससे क्या जन्म आता है? इससे जन्म दिया जाता है, भाई मान लीजिए मध्यकाल में पर्दा प्रथा की शुरुआत क्यों की गई होगी कि जब बाहर के आक्रांता आए तो उन्होंने जो यहाँ आक्रमण किया तो लड़कियों को, औरतों को टारगेट किया। तो लोगों ने पर्दा, यानी लड़कियां उनकी खूबसूरती दिखे ना, इसलिए उनको पर्दा में रहने के लिए कहा गया। और फिर ये कहा कि भाई अगर लड़की के साथ कुछ भी ऊंचा नीचा हो गया तो माँ बाप को जवाब देना, फिर उसकी शादी नहीं होगी, घर वालों को बड़ी परेशानी। इसलिए इससे पहले कि लड़की मैच्योर हो, उसके हार्मोन्स जागे या उसके अंदर ये सब चीज़ें जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो महसूस हो, उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाए। बच्चों में, टीनेजर्स के में, ये जब हार्मोनल डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उस चेंज की वजह से
लोगों को इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड रहना पड़ता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए और हमारी बच्ची की बदनामी हो जाएगी। बच्चे तो हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो सकता है इसका मिसयूज़, लेकिन घरवाले बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। इसीलिए अगर लड़की घर से बाहर जा रही तो घरवाले बहुत पूछताछ करते हैं, कब आओगी, किसके साथ जा रही हो, कहाँ कहाँ जा रही हो? लेकिन लड़का जा रहा है तो उसे कोई चिंता नहीं घरवालों को, ठीक है आ जाएगा लड़का है ना? और ये समाज का एक ट्रेडिशन है और इसीलिए फिर क्या हुआ कि लड़की जब ऐसी कोई घटना हुई, मान लीजिए किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, आजकल तो घटनाएँ बहुत बढ़ गई हैं। अगर ऐसा हुआ, उस लड़की की उसमें कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन फिर समाज उसे जिस दृष्टि से देखता है, लोग देखते हैं, उनके घरवालों को देखते हैं, उसका कॉलेज जाना मुश्किल हो जाता है, ब्लैकमेल, तो इन सब डर से लोग सोचते हैं कि पहले ही शादी कर दो, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, अब वो लोग देखें। यहाँ से बाल विवाह प्रथा की शुरुआत हुई। तो कहने का मतलब प्रथाएँ या सती प्रथा, अब जैसे सती प्रथा क्यों शुरू हुई होगी? कि शुरू में लोगों के दिमाग में आइडिया आया होगा कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो चूँकि वो स्त्री, उसका समाज में कोई देखने वाला नहीं होता है और क्यों ना इस लड़की को भी इसी की चिता में जला दिया जाए, तो आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, भई कोई चिंता नहीं, कोई कुछ। पहले तो उसे इतना बदसूरत कर दिया, उसके बाल मुड़ा दिए जाते, उसके चूड़ियाँ तोड़ के, व्हाइट साड़ी, विधवा का जो उसे वेश बनाया जाता था, जिससे किसी को वो लड़की आकर्षित ना कर पाए, आकर्षक ना लगे, यही तो इसका उद्देश्य रहा होगा। लेकिन फिर देखा कि नहीं, इसको जला ही दिया जाए। अब आप सोचिए कि लोगों ने तो निर्णय ले लिया कि इसे जला देना चाहिए। बाकी लोगों ने भी समर्थन कर दिया, ठीक है। अब वो जो अ, छोटी लड़की, एक तो बाल विवाह हो रहा है, उसे पता नहीं है, उस समय मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, कई-कई शादियाँ लोग करते थे, राजा-महाराजा, अ, बहुपत्नी प्रथा, तो पॉलीजिनी थी उस समय। तो अब जब इन लड़कियों को जलाया जाने लगा, सती बनाया जाने लगा, सती प्रथा की शुरुआत हुई, है ना? तो ये प्रथाएँ, बाल विवाह प्रथा हो, सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, गर्ल्स के लिए ये सारी प्रथाएँ ज़्यादातर नकारात्मक साबित हुई और धीरे-धीरे इनका समाज ने फिर, अब ऐसी प्रथा जिनमें समूह कल्याण की भावना जुड़ी हो, वो लोकाचार तक पहुँची। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि शुरुआत में कोई व्यक्ति, कोई क्या, सारे व्यक्ति बिना कपड़ों के प्राकृतिक अवस्था में घूमते थे। भाई वो कुछ जानते नहीं थे, वो नेचर से बाहर, जब गुफाओं से बाहर निकले होंगे व्यक्ति, उससे पहले तो प्राकृतिक अवस्था में ही रहे। क्योंकि जो उनका एवोल्यूशन हुआ है, वो कीड़े-मकोड़ों से होकर रेंगने वाले, सरीसृप उड़ने वाले, फिर जाके स्तनधारी, उसमें लास्ट में मनुष्य। तो जब उसने अपने जैसे मनुष्य को देखा होगा, तब जाके उसे थोड़ा-सा अटपटा लगा होगा, तो उसने छोड़ा, फिर एक कपड़े की उसकी छाल के पत्ते की छाल पहनना शुरू किया होगा। शुरुआत किया एनसीईआरटी में, आप देखिए, तो पत्ते की छाल क्यों पहनी होगी उसने? क्योंकि उसको शर्म लगी होगी, कुछ अजीब-सा लगा होगा। तो उसने अपने आप को ढकने के लिए जैसे जुगाड़ कर पाई, वो जुगाड़ से उसने ये काम किया होगा। अब लोगों ने देखा, हाँ यार, ये तो थोड़ा ठीक लगने लगा है। किसी ने देखा होगा उसको पत्ते पहने हुए जो भी, तो दूसरे लोग जो प्राकृतिक अवस्था में घूम रहे हैं, उन्होंने लगा होगा कि नहीं, ये थोड़ा-सा स्मार्ट लग रहा है, तो हम भी इसकी कॉपी करते हैं। तो लोगों ने कॉपी करना शुरू किया। तो वो जो विचार किसी के मन में आया था, उसकी पुनरावृत्ति हुई। अब उस व्यक्ति की भी आदत पड़ गई, जो छाल के कपड़े पहनता था बिना उसके, अब वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। तो लोगों ने देखा, अब सामूहिक पुनरावृत्ति हो गई, कलेक्टिव, तो वो फोकवेज यानी जनरीति बन गई, कपड़े पहनना। फिर कपड़ों का और रिफाइनमेंट हुआ, कपड़े और बेटर कर लिए व्यक्ति ने। फिर क्या हुआ, उसमें अतीत से चले आए, जब काफ़ी ज़्यादा हो गया तो जनरीति बन गई, फिर वो प्रथा बन गई कि कपड़े पहनना है, सबको पहनना है। फिर उन्होंने अपने
परिवार बने होंगे, आगे आगे जैसे जैसे समाज बढ़ा, फिर उन्होंने अपने बच्चों को पहनाना शुरू किया, सबको पहनाना, तो जाके फिर और ज़्यादा तन ढकने लगे। अब ये चूंकि सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया था, फिर जाके लोकाचार। अब ये कपड़े पहनना, घर से कपड़े पहन के निकलना, कहीं भी जाना, ये एक रूढ़ी या लोकाचार, क्योंकि इसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ी हुई है और बाध्यता भी है। अगर आप बिना कपड़े पहन के घर से निकले तो आपको कोई पुलिस पकड़ के पागल खाने में डाल देगी, अरे ये कुछ मेंटली डिस्टर्ब है ना। तो ये एक क्या हो गया, इसमें फोर्स है, बाध्यता है। या अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, तो ये हो गया लोकाचार इस तरीके से। अब आप और थोड़ा बढ़ें कि वो रूढ़ियां जिनमें समूह कल्याण के साथ साथ, समूह कल्याण की भावना तो है ही, बाध्यता भी है, अब उनको क्यों ना एक स्ट्रक्चर फॉर्म दे दिए। जैसे कपड़े पहनना, घर से निकलना, इसका कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है, ना कोई निश्चित ढांचा है, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके साथ लगे हुए हैं। बस ये कि सबको कपड़े जिसके पास जैसे हैं तन ढक के घर से बाहर निकलना है। ये रूढ़ी बन गई, मोर्स जिसे कहते हैं। अतीत के अनुभव में शुरुआत में किसी को आइडिया आया होगा, है ना, तो आप स्टेप बाय देखते जाइए। लेकिन वो रूढ़ियां जिनमें समूह कल्याण की भावना, बाध्यता और उनका एक स्ट्रक्चर कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, सब चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना दिया गया है। वो लिखित अलिखित अलग चीज है, लेकिन वो परिपाटी के साथ ऐसे ऐसे ये होना है, वो जाके संस्था कहलाती है। अब आप इसे देखिए कि शुरुआत में समाज एक तरीके से जंगली जानवरों के समान ही लगभग लगभग था। कहते हैं कि मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं था। मनुष्य के पास कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण वो सामाजिक प्राणी बन गया। मैन इज ए सोशल एनिमल। वो सोशल जो शब्द जुड़ा है, वहां से वो एनिमल से सोशल बन गया। हम लोग कल्चर वाले चैप्टर में वो कौन कौन सी विशेषताएं, इन पे बात करेंगे। तो जब मनुष्य ने ये सोचा होगा, किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि जब पहले जानवरों के साथ जैसे कोई मेल और फीमेल, कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई भी किसी के साथ रह सकता था, कोई किसी के साथ रिलेशन बना सकता था। मॉर्गन ने अपने उद्योग विकास के चरण में बताया कि शुरुआत में जो व्यवस्था थी, जिसे उन्होंने जंगली अवस्था कहा है, उसमें माँ, पत्नी थी, पत्नी बहन, ये सब, कहने का मतलब है किसी को कोई आइडिया नहीं था कौन माँ है कौन बहन है, कोई रिश्ते नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये जो व्यक्ति की जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ये उसकी बेसिक्स इंस्टिंक्ट्स हैं। इन इंस्टिंक्ट्स के कारण मेल और फीमेल का जो मिलन था, जिससे सोसाइटी आगे बढ़ती थी, वो एक नेचुरल प्रोसेस था। अब कोई भी किसी के साथ रह सकता है, कोई किसी के साथ, तो कोई महिला या कोई पुरुष आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ है, फिर इसमें झगड़ा शुरू हुआ होगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसका, इस पर एकाधिकार करने की कोशिश की होगी लोगों ने। अब क्या है कि जो परिवार बने होंगे उस समय, उसमें परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो उनके संतान होंगी, वो किसकी संतान, कौन कमिटमेंट करे, कौन उसकी देखभाल करे, कौन जिम्मेदारी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही होगी। तो फिर किसी ऐसे ही में किसी के दिमाग में एक आइडिया होगा कि भाई ये महिला या जो फीमेल है उसके साथ कोई एक मेल ने कमिटमेंट शुरू किया होगा कि हम इनके साथ रहेंगे, और वो अपना कहीं एकांत में एक अपना घर बना के दोनों रहने लगे होंगे। और उन्होंने कहा होगा हम बाहर से, डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ से, यहीं से शुरू हुआ कि फीमेल उससे कहा कि तुम घर संभालो, मैं बाहर से जंगल से खाने पीने की व्यवस्था करके आता हूँ। और वो शाम को आया होगा और उसको बना बनाया खाना या तैयार सब कुछ मिला होगा, तो उसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ होगा। फिर धीरे धीरे उसके बच्चे हुए होंगे,
तो बच्चों का जो माँ का प्यार, पिता का प्यार वो मिलना शुरू होगा, तो लोग जो जंगली अवस्था में जी रहे होंगे उन्होंने देखा होगा ये तो बहुत अच्छी बात है, कमिटमेंट जरूरी, तो उन्होंने भी किसी के साथ रहना शुरू किया, एक मेल और एक फीमेल। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक शुरुआत होती है एक साथ रहने की, मेल और फीमेल की, है ना? तो उसकी पुनरावृत्ति हुई। अब दोनों की आदत पड़ गई कि भाई एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो इंतजार करते, जैसे मान ली कोई बाहर चला गया तो दूसरा वेट कर रहा है पार्टनर कि वो आ जाए तभी खाना खाएंगे। अब आदत पड़ गई कि बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते। फिर उनके बच्चे हैं, फिर बच्चे से इमोशंस क्रिएट हुए, और उसके बाद में जब लोगों ने देखा तो उसकी सामूहिक बना, और लोग भी ऐसा करने लगे, कमिटमेंट के साथ अपना घर बना के एक मेल फीमेल, और अपना अपना झगड़ा भी बंद हो गए। कौन किसका है ये डिसाइड कर लिया कि भाई इनके साथ हम रहेंगे, इनके साथ आप रहिए, इनके साथ आप रहिए, आपस में एक समझौता टाइप का हो गया। फिर वो सामूहिक पुनरावृत्ति जनरीति बन गई, फोकवेज बन गई। फिर वो उसके अतीत के अनुभव जब काफी लंबा समय हो गया तो वो प्रथा बन गई, मेल एंड फीमेल साथ रहने की, और उसमें अब समूह कल्याण की भावना जुड़ गई तो वो रूढ़ी बन गई। ठीक है, रूढ़ी बन गई क्योंकि अब समूह के लिए क्यों आवश्यक होगी समूह कल्याण? इसमें क्या है कि अगर आप एक के साथ कमिटेड नहीं, किसी के साथ किसी, तो झगड़े की संभावना ज़्यादा रहेगी, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए समाज ने डिसाइड किया कि एक एक के साथ कमिटमेंट ये ज़्यादा बेटर व्यवस्था है। अपना बच्चा अपने बच्चे की टेक केयर कीजिए। तो जब प्रथाओं में समूह कल्याण की भावना बन गई तो रूढ़ियाँ बन गई, और इसी रूढ़ी का यानी एक मेल और एक फीमेल के साथ रहने के क्या नियम हों, कैसे रहा जाए, कौन से बच्चे उसके लीगल कहलाएं, इन सब का एक स्पष्ट लिखित या अलिखित स्ट्रक्चर बना दिया गया। इसमें सारी बातें मेंशन कर दी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो संस्था बन गई और उसका नाम हुआ विवाह, मैरिज। कि मेल और फीमेल के साथ रहने के ये नियम हैं। एक लड़की कौन होगी, किससे किसकी शादी होगी, वंश, गोत्र, फ्रेटरी, मोइटी, इन सब का। अब पंडित जी आते हैं तो कुंडली निकाल के बताते हैं कि इस इतने पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, माता की तरफ से 3 पीढ़ी, इनके बीच में रिश्ता नहीं हो सकता, और ये रिश्ता जो होगा उसमें ये चीज़ें, फिर उनके गुण दोष मिलाए जाते हैं, फिर बहुत सारे शादियाँ सब लोगों ने देखी कैसे होती हैं। महीनों का प्रोसेस चलता है। फिर कि कौन सुपीरियर होगा, कौन इन्फीरियर होगा। अनुलोम विवाह, अभी हम लोग विवाह वाला जब चैप्टर पढ़ें तो इस पर डिटेल में बात करेंगे कि लड़की अपने से ऊंचे खानदान में लड़की देने की व्यवस्था है, इसको अनुलोम विवाह कहते हैं, हाइपरगेमी। तो हाइपरगेमी, अब कौन बारात लेके आएगा, कौन किसको विदा करा के अपने घर ले जाए, कौन कहाँ रहेगा, सब कुछ नियम लिखित है। चाहे डाउरी का हो, ब्राइड प्राइज हो, सब कुछ लिखित है। या मुसलमानों में जो क्या नाम है वो मेहर होता है, हिंदुओं में डाउरी होता है, तो ये सब कुछ नियम, यहाँ तक कि नियम की बारात कहाँ आए, कितने लोग आए, कौन स्वागत करेगा, क्या खाना उनको दिया जाएगा, कहाँ पे अगवानी की जाएगी, कैसे विदाई होगी, कहाँ नज़रें दी जाएंगी, सब कुछ। उनमें जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं तो लोग वहीं से शिकायत कर, देखिए यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। विवाह वाले चैप्टर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एक आइडिया कैसे इंस्टीट्यूशन में बदलता है, इस बात का हमने एग्जाम्पल दिया कि किसी के दिमाग में एक फीमेल और मेल के साथ रहने का जो आइडिया आया होगा वो संस्था। अभी उत्तराखंड में जो कानून लागू हुआ है उसमें यही है कि जो मेल और फीमेल साथ रहते थे अनमैरिड, उस पर सरकार ने रोक लगाई कि उसके रहने के क्या क्या नियम है, आपको कैसे गार्जियन को सबको बताना होगा, पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये सारे रूल्स हैं। तो वो एक इंस्टीट्यूशन का रूप हो जाता है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा संस्था क्या है। एक आइडिया से शुरू होता है और आइडिया आदत बनता है, आदत के बाद वो
जनरीति बनता है, जनरीति के बाद प्रथा यानी कस्टम, कस्टम के बाद मोर्स, मोर्स के बाद इंस्टीट्यूशन, तब जाके हम किसी चीज को संस्था कहते हैं। अब आते हैं जरा शुरुआत में, कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था संस्था है। क्लियर हुआ? ओके। ये अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है। मैकाइवर पेज का ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, राज्य, इनका मूर्त स्वरूप समिति है, जबकि इनमें से प्रत्येक से संबंधित नियमों, विधियों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था एक संस्था है। इस प्रकार समिति, हाँ, इस प्रकार विधानों कार्य प्रणाली की व्यवस्था संस्था है, इस प्रकार समिति है, जबकि संस्था अमूर्त है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। वेरी इंपॉर्टेंट। मैकाइवर पेज का ये कहना कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। अब इस पे एक चीज समझिए, इस समिति और संस्था, प्रत्येक समिति में संस्था ऑलरेडी इंक्लूड होती है, क्योंकि समितियां, हर समिति किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती है। तो जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे वहीं समिति, संस्था आ जाएगी। एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर ये सवाल आए कि क्या बिना संस्थाओं के समिति हो सकती है, तो जवाब है नहीं, नो, नेवर। समितियां बिना संस्थाओं के नहीं हो सकती, लेकिन संस्थाएं बिना समितियां के हो सकती, यानी प्योर समिति नहीं हो सकती, प्योर संस्था हो सकती है। जैसे विवाह, परिवार है, परिवार में माता पिता हैं, चाचा चाची, ताऊ, जितने भी लोग हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, तो जो उसका ये मूर्त स्वरूप है मेल मेंबर्स का या फीमेल मेंबर्स का, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो तो इसका संविदात्मक पक्ष हो गया। और उसका जो मैरिज है, संपत्ति है, उत्तराधिकार के नियम है, ये सारे के सारे का संस्थात्मक रूप है, किसका? परिवार का। तो अब आप देखिए कि जितने भी एग्जाम्पल इस तरह के हैं, वो समिति संस्था दोनों के हैं। यहीं पे आपको पहचानना होगा। जैसे परिवार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ये सारे के सारे समिति संस्था दोनों के एग्जाम्पल हैं। मैकाइवर पेज ने ये एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग। मंदिर, मस्जिद, चर्च, राज्य, इसमें और भी चीज जोड़ सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, है ना, अस्पताल है, शिक्षण संस्थाएं, ये भी जोड़ सकते हैं। यानी इन सब में व्यक्ति भी होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली भी होती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप गुरुद्वारे जाइए, वहाँ के भी नियम हैं, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं भी जाइए, तो जो वहाँ पे पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, जो मेंबर हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जो काम करने वाले, वो सारे के सारे समितात्मक रूप होते हैं। मंदिर में कौन पुजारी होगा, कौन प्रधान पुजारी है, और क्या उसके नियम। जैसे आप लोग वैष्णो देवी मंदिर गए होंगे, या बहुत सारे किसी भी मंदिर में आप देख लीजिए, तो उनका एक ट्रस्ट होता है, उसका पुजारी, कौन मुख्य पुजारी होगा, कौन कौन सी पूजा करेगा, कौन उसका जूनियर है, कौन से, सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, है ना। तो ये इसका जो मंदिर पुजारी वगैरह हैं, या व्यक्ति जो भक्तगण जाते हैं पूजा करने के लिए, ये इसका समितात्मक रूप है। और इसका संस्थागत रूप क्या हो गया, कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, परिभाषाएं हैं, ये आप देख लीजिएगा। ऑगवन कहते हैं कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं।
यहाँ पर एक शब्द छूट गया। इस प्रकार समिति मूर्त है जबकि संस्था अमूर्त है। ठीक है, मूर्त मतलब कंक्रीट और ये एब्स्ट्रैक्ट। तो ये इसीलिए मैकायर पेज ने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। अब यहाँ पर एक सवाल देखिए आप, क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे यदि परिवार को समिति माना जाए तो निम्न में से क्या सत्य नहीं होगा? Which one of the following is not correct if family consider as a association? If we consider as a association, अगर हम परिवार को समिति मान लेते हैं, यानी परिवार समिति संस्था दोनों का एग्जाम्पल है, लेकिन फिलहाल हम समिति मान के अगर बात करें तो निम्न में से क्या सत्य नहीं होगा? नंबर ए, माता पिता इसको थोड़ा चेंज करते, क्या सत्य होगा? अगर परिवार को एज ए फैमिली को एज ए एसोसिएशन कंसीडर करते हैं तो इनमें से क्या सही होगा? अब एसोसिएशन क्या है कि व्यक्तियों की व्यवस्था है, तो इसमें व्यक्ति कहाँ दिख रहे हैं? सिर्फ ये, तो ये सही हो जाएगा। और अगर ये आ जाए कि परिवार, दूसरा सवाल सेम ऐसे ही अगर आ जाए, मतलब पहला अगर आपको समिति आपने माना तो माता पिता यही मेल हैं, मतलब मेंबर हैं जो, बाकी आपका विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये मूर्त नहीं है, अमूर्त हैं, और ये इसकी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस। अब यही सवाल अगर पलट के आ जाए कि यदि परिवार को संस्था माना जाए, इंस्टीट्यूशन माना जाए, इफ फैमिली is considered as a institution, then which one of the following is true? क्या सत्य होगा? सॉरी, क्या सत्य, फिर यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, क्या सत्य नहीं होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इफ फैमिली इज ए इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन। तो आंसर क्या होगा? फिर से अगेन यही आंसर हो जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशन मानेंगे
तो ये तीनों चीजें जो हैं ये सत्य हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा, ये काय में आएगा, समिति में आएगा। इज इट क्लियर? तो संस्था और समिति। अब प्योर संस्था क्या है, समिति के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे जहां जहां आप देखते, जैसे कॉलेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ टीचर हैं, बच्चे हैं, ये इसका समितात्मक रूप है। लेकिन फीस स्ट्रक्चर है, लेक्चर प्लान है, ये इसका संस्थात्मक रूप है। संस्था की एक और खास बात होती है कि इसका एक सिंबल होता है, ये स्थायी होती है। अब हम लोग संस्था की थोड़ा विशेषताएं देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है।